हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स का ये एक्सपेरिमेंट समझेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमीति अनुमापन के द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। हम सब जानते हैं टाइट्रेशन क्या होता है, और जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उसमें से एक है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो हम यहाँ करेंगे। आयोडोमेट्रिक के नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें आयोडीन यूज़ होता है। अब आयोडीन वाले टाइट्रेशंस भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमीति अनुमापन और आयोडीमीति अनुमापन। तो आयोडोमीति अनुमापन में हम डायरेक्टली आयोडीन यूज़ नहीं करते हैं। जो टाइट्रेशन हम करते हैं वो आयोडीन के साथ करते हैं, लेकिन आयोडीन हम किसी रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं और फिर उसका टाइट्रेशन करते हैं। जबकि आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में हम डायरेक्टली आयोडीन की सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में जो हमको अपैरेटस चाहिए वो क्या क्या चाहिए? ब्यूरेट चाहिए, पिपेट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड चाहिए। जो नॉर्मल टाइट्रेशंस में हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो ही इसमें हमें चाहिए। फिर सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड, विलियन हमें कौन कौन से चाहिए? आप जानते हैं किसी भी टाइट्रेशन में आपको मेनली 3 सॉल्यूशंस हमें चाहिए होती हैं। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी हमको नॉर्मलता पता होती है, स्ट्रेंथ पता होती है। दूसरा होता है माध्यमिक विलयन, और तीसरा या इंटरमीडिएट सॉल्यूशन, और तीसरा होता है अननोन सॉल्यूशन जिसकी हमको स्ट्रेंथ या नॉर्मेलिटी निकालनी होती है। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? स्टैंडर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसकी जो स्ट्रेंथ है या नॉर्मेलिटी है वो N/40 है। इंटरमीडिएट सॉल्यूशन इसमें है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। इसको हम हाइपो भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नाम है हाइपो। ठीक है। इसके अलावा हमको जो सॉल्यूशन चाहिए वो पोटेशियम आयोडाइड 10% पोटेशियम आयोडाइड KI सॉल्यूशन। और इंडिकेटर जो इसमें यूज़ होगा वो होगा 1% स्टार्च सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल जो इस एक्सपेरिमेंट का है वो क्या है? कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? KI के साथ, तो आयोडीन बनेगा। अब इस रिएक्शन से यहाँ हमने देखा कि कॉपर सल्फेट और KI के रिएक्शन से आयोडीन बन रहा है, और फिर उस आयोडीन को हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कौन सा टाइट्रेशन है? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इनके रिएक्शन से जो आयोडीन बनी, उस आयोडीन की वजह से सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन। पहले कॉपर सल्फेट जो था वो कैसा था? ब्लू कलर था। जब हमने KI डाल दिया तो आयोडीन बनने की वजह से रेड ब्राउन हो जाता है। अब ये जो आयोडीन बनती है इसका फिर हम टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। और इंडिकेटर इसमें हम यूज़ करते हैं स्टार्च। तो एंड पॉइंट पे क्या होगा? जब हमने इंडिकेटर डालते हैं हम, तो स्टार्च और आयोडीन की वजह से ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है, तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। और एंड पॉइंट पे ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है और वाइट कलर आ जाता है क्यूप्रस आयोडाइड बनने की वजह से। तो ये इसका प्रिंसिपल है। रिएक्शन इसमें कैसा होगा? Copper sulfate CuSO4 reacts with Ki potassium iodide to give cuprous iodide, potassium sulfate and iodine gas। ये आयोडीन लिबरेट हुई इस रिएक्शन के थ्रू। फिर इस आयोडीन का रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? सोडियम टेट्राथायोनेट और सोडियम आयोडाइड। तो इस रिएक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें
हाइपो के फॉर्मूले में यहाँ O8 लिखा है, जबकि ये O3 होना चाहिए। हाइपो का फार्मूला क्या है? Na2H2O3। तो इसको आप सब अपनी बुक्स में करेक्ट कर लीजिएगा। अब मेथड इसका क्या होगा? इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक कोनिकल फ्लास्क, साफ कोनिकल फ्लास्क लेंगे। उसमें पिपेट से हम डालेंगे 10 ml स्टैंडर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो आपको N/40 का मानक विलयन मिला है, वो हम लेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 10 ml 10% KI सॉल्यूशन। ठीक है, KI सॉल्यूशन जैसे ही हम डालेंगे कॉपर सल्फेट में, तो कॉपर सल्फेट और KI का रिएक्शन होगा, आयोडीन गैस बनेगी। तो क्योंकि गैस बन रही है, वो गैस निकल नहीं जाए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? कोनिकल फ्लास्क को कवर करना पड़ेगा। किससे? वॉच ग्लास। तो क्या होगा? दोनों के रिएक्शन से जब आयोडीन बनेगी तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर। अब हम पहले से ब्यूरिट में सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का विलयन भर के रखेंगे। अब ये जो रिएक्शन मिक्सचर है आपका कॉपर सल्फेट और KI का कोनिकल फ्लास्क के अंदर, उसमें हम ब्यूरिट से स्लोली ड्रॉप वाइज क्या ऐड करेंगे? हाइपो सॉल्यूशन। और टाइट्रेशन में आप जानते हैं कंटिन्यूसली हमको स्टर करते रहना होता है, कोनिकल फ्लास्क को हिलाते रहना है। तो क्या होगा? जैसे जैसे हम हाइपो डालेंगे, वो जो ब्राउन कलर आयोडीन गैस बनने की वजह से हुआ था सोल्यूशन का, वो हल्का होता जाएगा, लाइट होता जाएगा। और जब वो पेल येलो कलर हमारे पास आ जाए, तो हम उसमें इंडिकेटर या सूचक ऐड करेंगे स्टार्च का सोल्यूशन। कितना? 1 ml। तो उससे सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। अब फिर से हम इसमें और हाइपो का सोल्यूशन ब्यूरिट से ऐड करते जाएंगे ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क को हिलाते हुए। तो क्या होगा? एक पॉइंट पे आपका जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। तो ये ही आपका एंड पॉइंट है। इस ब्यूरिट की रीडिंग को हमको नोट करना है। अब सेम टाइट्रेशन को हम 2-3 बार करेंगे, जब तक कि हमारे पास 2 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स नहीं आ जाती, 2 सुसंगत पाठ्यांक नहीं आ जाते। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को हम फिर से रिपीट करेंगे। किसके साथ? अननोन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। पहले हमने किसके साथ किया? मानक विलयन के साथ, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ या ज्ञात विलयन के साथ। अब हम करेंगे इसको अज्ञात के साथ, और उसमें सेम वैसे ही आपको 3-4 रीडिंग्स लेनी है, जब तक कि 2 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स या सुसंगत पाठ्यांक नहीं आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल प्रेक्षण सारणी इस तरह से बनेगी। इसमें पहली टेबल बनेगी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का टाइट्रेशन हाइपो के साथ। अब हाइपो की एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी हमको पता नहीं है, उसको निकालने के लिए हम ये पहले वाला टाइट्रेशन करते हैं। तो कॉपर सल्फेट हमने नीचे कोनिकल फ्लास्क में लिया, कितना लिया? 10 ml। तो यहाँ 10 ml आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और हाइपो की जो ब्यूरिट से रीडिंग आएगी, उस रीडिंग की इनिशियल रीडिंग हम यहाँ लिखेंगे, फाइनल हम यहाँ लिखेंगे, और इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखेंगे। ऐसे हम 3-4 रीडिंग्स लेंगे, जब तक कि कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स या 2 सुसंगत पाठ्यांक हमारे पास नहीं आ जाते। फिर जो 2 सेम रीडिंग्स होंगी उसको हम यहाँ लिखेंगे। और आगे जो कैलकुलेशंस मैंने बताई हैं, उसमें हमने इस रीडिंग को लिखा है फर्स्ट ब्यूरिट रीडिंग, फर्स्ट BR। दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी अननोन कॉपर सल्फेट की। अननोन कॉपर सल्फेट अननोन कॉपर सल्फेट का टाइट्रेशन जो हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा टाइट्रेशन किया हाइपो के साथ। अब हमको हाइपो की जो स्ट्रेंथ है वो पता चल गई है, और कॉपर सल्फेट अब हमारा अननोन वाला यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट अननोन का भी हमने 10 ml लिया, तो यहाँ 10 ml आ जाएगा। हाइपो की जो
रीडिंग है ब्यूरेट से, हम उसको यहाँ लिखेंगे इनिशियल रीडिंग, यहाँ लिखेंगे फाइनल रीडिंग, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस। फिर जब दो सेम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आ जाएंगी उस रीडिंग को हम यहाँ लिखेंगे। और कैलकुलेशन में इस रीडिंग को मैंने लिखा है सेकेंड ब्यूरेट रीडिंग, सेकेंड BR। क्लियर है? अब कैलकुलेशन किस तरह की होगी इसमें, पहले जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो नॉन कॉपर सल्फेट के टाइट्रेशन हाइपो के साथ। तो N1V1 इक्वल टू N2V2 से हम कैलकुलेशन करते हैं हमेशा टाइट्रेशन में। तो ये कॉपर सल्फेट के लिए हो जाएगा N1V1 और हाइपो के लिए N2V2। नॉन कॉपर सल्फेट की नॉर्मेलिटी है N/40, तो यहाँ हम N/40 लिखेंगे। ये हमने कितना लिया, 10 ml लिया। N2 की वैल्यू हमको निकालनी है, हाइपो की हमको नॉर्मलता पता नहीं है। और V2 हो जाएगा फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपो की जो रीडिंग है उसको हमने फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग लिखा है जो नॉन कॉपर सल्फेट के साथ है। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं N2 की वैल्यू या हाइपो की नॉर्मेलिटी, N/40 इंटू 10 अपॉन फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग। दूसरा जो है दूसरी कैलकुलेशन, दूसरी टाइट्रेशन के लिए अननोन कॉपर सल्फेट की हाइपो के साथ। तो यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट अब हमने इधर लिखा है, कॉपर सल्फेट इधर लिखा है। तो N3V3 इक्वल टू N4V4। अब ये जो N3 है ये वही है जो हमने पहले वाले कैलकुलेशन में निकाला है N2। तो N3 इज इक्वल टू N2। तो जो N2 का हमने मान निकाला था वो हम यहाँ लिख देते हैं N/40 इंटू 10 अपॉन फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग। और V3 है जो ब्यूरेट की रीडिंग आपकी आई है अननोन कॉपर सल्फेट के साथ टाइट्रेशन करने पर, तो उसको हमने लिखा था सेकेंड ब्यूरेट रीडिंग। कॉपर सल्फेट की नॉर्मेलिटी हमको निकालनी है, N4 हमको निकालना है। और V4 कॉपर सल्फेट हमने कितना लिया, 10 ml लिया। तो इससे हम N4 का मान निकाल सकते हैं, N/40 इंटू 10 अपॉन फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग इंटू सेकेंड ब्यूरेट रीडिंग अपॉन 10। फिर ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये फार्मूला आ गया इसके लिए, नॉर्मेलिटी अननोन कॉपर सल्फेट की निकालने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ को हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी को अगर हम इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन N4 इंटू 249.69, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार। और आंसर ये आपके पास आएगा ग्राम्स पर लीटर में। रिजल्ट हम इस तरह से लिखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, जो भी आपका आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। और ये आंसर आपका आएगा ग्राम्स पर लीटर में। सॉरी, ग्राम्स पर लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है एक्सपेरिमेंट करते टाइम। सबसे पहले जब आप KI ऐड करते हैं, हम जब इसमें KI ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में, तो कोनिकल फ्लास्क को हमको कवर करना ज़रूरी है क्योंकि आयोडीन गैस बनेगी। और आयोडीन गैस बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि बाहर अगर निकल गई तो रिएक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको कवर करना हमको ध्यान रखना है इसकी बात का। दूसरा जो हमको सावधानी बरतनी है वो है कि अगर एंड पॉइंट पे जब वाइट कलर आता है उसको रखने पर सॉल्यूशन को अगर फिर से ब्लू कलर आने लग जाए तो इसका मतलब आपने जो KI ऐड किया है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। तो आगे जो आप टाइट्रेशंस करें उसमें आप KI सॉल्यूशन थोड़ा सा और ऐड करें। तो अब आप इस एक्सपेरिमेंट को पढ़िए, इसको समझिए, और जो
जो भी थ्योरी बुक में दे रखी है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, आयोडोमेट्री क्या होता है, ऑटोमेट्री क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या रिएक्शन इसमें होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ब्लू कलर क्यों आता है, वाइट कलर क्यों आता है, सारी जो थ्योरी है, सारी जो बेसिक्स आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट की पता होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर जब आपके कॉलेज खुलेंगे तब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, परफॉर्म करेंगे लैब में। थैंक यू वेरी मच।